वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे लिक्विड स्टेट के बारे में और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था विस्कोसिटी को। विस्कोसिटी यानी इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो। जब भी कोई लिक्विड फ्लो करता है, कोई फ्लूइड मूव करता है, तो उसकी जो लेयर्स होती है, डिफरेंट लेयर्स, वो जब एक दूसरे के साथ साथ बहती हैं तो एक दूसरे के ऊपर ड्रैगिंग फोर्स लगाती हैं, और वो ड्रैगिंग फोर्स क्या करता है, उस बहने वाले लिक्विड के फ्लो को कम करता है। That property of any liquid is called viscosity. अब आज हम बात करेंगे विस्कोसिटी डिटर्मिनेशन की, कि आपको एक लिक्विड दे दिया जाए और बोला जाए इसकी विस्कोसिटी इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर डिटरमाइन करो, तो कैसे करोगे? तो विस्कोसिटी डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास होता है ग्लास का अपरेटस, जिसका नाम है ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर एक ग्लास अपरेटस होता है जिसके अंदर एक ट्यूब ऊपर होती है, उस ट्यूब के बाद एक बल्ब होता है और वो बल्ब नीचे कैपिलरी से जुड़ा होता है। कैपिलरी के बाद एक नॉर्मल ट्यूब इसके साथ जुड़ी हुई होती है और ये नीचे से कर्व्ड इस तरीके से मुड़ा हुआ होता है। और यहां इसके बाद एक और बल्ब इसके ऊपर लगा हुआ होता है, और जो नीचे वाला बल्ब है इसका साइज ऊपर वाले बल्ब के साइज से बड़ा होता है। और ये जो बल्ब है इसके साथ भी एक ट्यूब अटैच होती है। ये है हमारा ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। इसके अंदर ये अपर बल्ब है, मैं यहां पे एक मार्क लगा देता हूं फिक्स करने के लिए, ये वाला एक मार्क मैं यहां पे लगा देता हूं। तो हमें क्या करना है, जिस भी लिक्विड की विस्कोसिटी आपको डिटरमाइन करनी है उसको इसके अंदर फिल करना है। यहां से आप फिल करोगे, इस बल्ब के अंदर से फिर आप सक करोगे तो ये यहां ऊपर की तरफ चला जाएगा लिक्विड। जब ये भर जाएगा उसके बाद हम इसे रिलीज करते हैं, इस लिक्विड को नीचे फ्लो करने देते हैं। लिक्विड जितना विस्कस होगा उतना स्लोली इस कैपिलरी के थ्रू मूव करेगा। लिक्विड जितना कम विस्कस होगा उतना जल्दी जल्दी इसके अंदर से निकल जाएगा। सपोज करो आपने इसके अंदर लिया वाटर, जो वाटर है वो बहुत ही कम विस्कोसिटी रखता है तो वो बहुत जल्दी जल्दी इसके अंदर से फ्लो कर जाएगा। लेकिन अगर आपने वाटर की जगह पे यहां पे मस्टर्ड ऑयल ले लिया तो वो क्या करेगा, स्लोली स्लोली मूव करेगा। ठीक है, यानी कि जो विस्कोसिटी है उसके अकॉर्डिंग कम या ज्यादा टाइम में ये नीचे की तरफ फ्लो करेगा। जितने टाइम में लिक्विड फ्लो करता है, एक डेफिनेट वॉल्यूम का लिक्विड नीचे फ्लो करता है, वो टाइम हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि बाकी कैसे निकालेंगे। ये विस्कोमीटर तो हमने ले लिया, लिक्विड इसके अंदर पोर कर लिया, लिक्विड ने मूव किया, टाइम नोट किया, इसके बाद क्या? देखो, पॉइजली ने एक इक्वेशन दी, वो इक्वेशन थी कि ईटा इक्वल टू पाई पी आर रेज टू पावर 4 टी डिवाइड बाई 8 वी एल, जहां पे पाई कांस्टेंट है 3.14 कह लो या 22/7, 8 एक कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, V है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, जो भी आप लिक्विड का वॉल्यूम इसके अंदर लोगे वो वाला। ठीक है, P है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द लिक्विड, इस जो लिक्विड इसके अंदर आपने फिल कर रखा, जो यहां पे अभी मूव करेगा उसके ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है। ठीक है, वो हो गया P। R है रेडियस किसकी, कैपिलरी की, जिस कैपिलरी के थ्रू यहां से ये फ्लो कर रहा है, जिस कैपिलरी के थ्रू यहां से ये फ्लो कर रहा है, ये क्या है, रेडियस है उस कैपिलरी की। L है लेंथ किसकी, इस कैपिलरी की लेंथ को L डिनोट किया गया है। और T है वो टाइम, जितने टाइम के अंदर आपका जो ये डेफिनेट वॉल्यूम था लिक्विड का, ये इस कैपिलरी के थ्रू फ्लो कर गया, नीचे निकल गया। तो ये सभी टर्म हमने यहां पे रिलेट कर ली ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर से। अब रेडियस ऑफ कैपिलरी मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमने क्या किया, किसी एक लिक्विड के लिए जिसकी आपको विस्कोसिटी पता हो उसके लिए भी ये सब, इसके लिए भी रीडिंग ले ली, और दूसरा लिक्विड जिसका हमें पता करना है उसके लिए भी ये रीडिंग ले ली।
कैसे? देखो, अगर किसी लिक्विड 1 के लिए, कोई आपके पास क्या है, लिक्विड 1 है, उसके लिए विस्कोसिटी की वैल्यू है ईटा 1, वो किसके इक्वल होगा? पाई P1 यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उस लिक्विड के लिए, R जो है रेडियस है किसके लिए? कैपिलरी के लिए। आप इसमें 6 लिक्विड डाल के निकाल लो, रेडियस थोड़ी चेंज होगी, तो R फिक्स रहेगी, R रेज टू पावर 4। T वो टाइम है जिसके अंदर वो लिक्विड 1 नीचे की तरफ फ्लो कर गया, डिवाइड बाई 8। वॉल्यूम आपने फिक्स कर लिया, भाई मुझे इस मार्क से लेके इस मार्क तक का लिक्विड लेना है, चाहे आप उसके लिए लिक्विड 1 लो या 2 लो, वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, तो वॉल्यूम भी क्या है? फिक्स ही है। और L लेंथ ऑफ द कैपिलरी, कैपिलरी की लेंथ कम ज्यादा नहीं होगी, बेशक से आप लिक्विड कोई भी चेंज कर लो इसके अंदर, तो L। अब यहां पे ये वाला वेरिएबल रहेगा, ये वाला वेरिएबल रहेगा और ये वाला वेरिएबल रहेगा। ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, ये क्या है? कांस्टेंट है। ये वाली चीजें क्या है? कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को मैं नाम देता हूं K। कांस्टेंट क्या है? K। और बाकी टर्म बच गई P1 T1। लिक्विड 2 की बात करें, लिक्विड 2 की बात करें, तो लिक्विड 2 के लिए क्या होगा? विस्कोसिटी सीधी सी बात है डिफर करेगी, वो किसके इक्वल होगा? पाई P2 R रेज टू पावर 4 T2 8 VL। इसमें भी क्या है? ये वाली चीजें तो क्या है? कांस्टेंट हैं। क्या बनेगा यहां भी K P2 T2। ठीक है, अगर हम इन दोनों को कोरिलेट करें, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 करें, तो क्या बनेगा? ईटा 1 डिवाइड बाई ईटा 2 विल बी इक्वल टू कैपिटल के जो कांस्टेंट था P1 T1 डिवाइड बाई कैपिटल के P2 T2। अब K तो वही कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू सेम रहेगी 8, ठीक है, V की वैल्यू सेम रहेगी, L की वैल्यू सेम रहेगी, रेडियस सेम रहेगी, तो क्या बच रहा है? सिर्फ P1 और T1। तो ईटा 1 डिवाइड बाई ईटा 2 इक्वल टू P1 T1 डिवाइड बाई P2 T2। अब ये प्रेशर की टर्म क्या है? ये प्रेशर की टर्म क्या है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कौन सा है? देखो, जो लिक्विड आपने पहले इसके अंदर से डाला, जैसे आप इसे सक करोगे, यहां लिक्विड का लेवल नीचे आ जाएगा, यहां लिक्विड का जो लेवल है वो ऊपर रह जाएगा। लिक्विड आपने यहां से सक किया, इस तरफ ऊपर चढ़ा, यहां हाइट ज्यादा होगी लिक्विड की, यहां हाइट कम होगी, तो जो हाइट में डिफरेंस है इसकी वजह से यह प्रेशर होता है। अगर मैं प्रेशर की टर्म की बात करूं तो P बराबर होगा H रो G, जहां पे H क्या है? डिफरेंस इन दी हाइट, डिफरेंस इन दी हाइट ऑफ द लिक्विड इन टू लिम्स। एक लिम्ब ये है, एक लिम्ब ये है, इनके अंदर हाइट में जो डिफरेंस होगा लिक्विड के, दैट इज द H। रो क्या है? डेंसिटी, किसकी? लिक्विड की डेंसिटी। G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो P1 किसके इक्वल होगा? P1 होगा H रो 1 G, और P2 किसके इक्वल होगा? वो होगा H रो 2 G। ये रो क्या है? ये डेंसिटी है, जो लिक्विड लोगे आप, सेकेंड लिक्विड के लिए अलग डेंसिटी, फर्स्ट लिक्विड के लिए अलग डेंसिटी। अब जो P1 की जगह पे हम H रो 1 G पुट कर दें, P2 की जगह पे H रो 2 G पुट कर दें, तो क्या बनेगा? ईटा 1 डिवाइड बाई ईटा 2 विल बी इक्वल टू H रो 1 G T1 डिवाइड बाई H रो 2 G T2। H और G कैंसल आउट हो गए, क्या बनी इक्वेशन? यहां से इक्वेशन बनी ईटा 1 डिवाइड बाई ईटा 2 इक्वल टू रो 1 T1 डिवाइड बाई रो 2 T2। ये वाली इक्वेशन हमें बता देगी किसी भी लिक्विड के लिए विस्कोसिटी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। मान लिया हमें ईटा 1 फाइंड आउट करनी है,
ईटा 2 हमें दे रखी है, हमें जो सेकंड लिक्विड है हमने वो ले लिया जिस लिक्विड की विस्कोसिटी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमें पता है, ईटा 2 पता है। डेंसिटी दोनों लिक्विड की हम निकाल लेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल से, या फिर आपको दी हुई हो या आप निकाल लो, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे निकल भी जाएगी। डेंसिटी आप निकाल लोगे, कितने टाइम में पहला लिक्विड फ्लो किया, कितने टाइम में दूसरा लिक्विड फ्लो किया, ये आपको नोट करने हैं ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर में, जैसे जैसे लिक्विड फ्लो करेगा उसके साथ। तो T1 एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, T2 एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, रो 1 और रो 2 ये भी निकाल सकते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल के अंदर, फिक्स वॉल्यूम के अंदर जो उनका कितना कितना वेट आएगा उससे निकाल लोगे। तो रो 1 बाई रो 2 निकाल लोगे, T1 निकाल लोगे, T2 निकाल लोगे। सिर्फ एक की विस्कोसिटी पता हो, दूसरे की विस्कोसिटी आप फाइंड आउट कर लोगे। तो यह तरीका है ओस्टवाल्ड्स विस्कोमीटर के द्वारा विस्कोसिटी फाइंड आउट करने का। अब देखते हैं कि जो विस्कोसिटी है यानी कि ईटा है, यह टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। देखो, हमें वैसे तो पता ही है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा किसी भी लिक्विड या फ्लूइड में, वहां पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होंगी। क्यों वीक होंगी? क्योंकि हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के जितना नजदीक होगा उतना ही तो उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेंगी। जब वो पार्टिकल जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर इतना फोर्स एक्सर्ट करे कि वो उसके अट्रैक्शन में आए, इससे पहले ही वो मूव कर जाएगा। इस वजह से क्या होगा, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करोगे, जो गाढ़ापन है लिक्विड का, विस्कोसिटी है लिक्विड की, वो कम हो जाएगी। अब मैथमेटिकली किस तरीके से रिलेट होगा ये? मैथमेटिकली एक इक्वेशन है कि ईटा इक्वल टू ए ई रेज टू पावर कैपिटल ई बाई आर टी। ये आपको आर्हीनियस इक्वेशन जैसी ही लग रही होगी। अब यहां पे ये ए और ई जो हैं, ए और ई ये कांस्टेंट हैं। ए और ई क्या है? कांस्टेंट हैं। और वो कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहे हैं? सिर्फ लिक्विड की इंटरनल प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहे हैं। और ये जो कांस्टेंट हैं ये किसके लिए हैं? वो एक लिक्विड के लिए कांस्टेंट है, टेम्परेचर के साथ ये कांस्टेंट चेंज नहीं होंगे। यानी कि ए और ई तो फिक्स हो गए किसी लिक्विड के लिए, जैसे जैसे टी में वेरिएशन आएगा वैसे वैसे ईटा चेंज होगा। यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या फिर विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ वेरी करेगी। देखो, अगर मैं इस इक्वेशन का नेचुरल लॉग ले लेता हूं, नेचुरल लॉग का मतलब एलएन, एलएन ईटा इक्वल टू किसके को होगा? एलएन ए प्लस लॉग नेचुरल ऑफ ई रेज टू पावर ई बाई आर टी। आपको पता है जो लॉग नेचुरल ई है उसकी वैल्यू क्या होती है? ऑन द होल 1 हो जाती है। तो ये क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा। ये जब आगे आएगा तो क्या बनेगा? एलएन ईटा इक्वल टू एलएन ए प्लस ई बाई आर टी। अब इसको अब ये नेचुरल लॉग है, इसको अगर बेस 10 लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? 2.303 मल्टीप्लाइड बाई लॉग बेस 10 ईटा इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 ए प्लस ई बाई आर टी। अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दूं, पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा 2.303 आर टी, यहां पे आ जाएगा। यानी log ईटा इक्वल टू log ए प्लस ई बाई 2.303 आर टी। अब अगर log ईटा और 1/t के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए, log ईटा और 1/t के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ये किस तरीके की इक्वेशन बनी? देखो, log ईटा, इसको अगर मैं y मान लेता हूं, ये पूरी एक ही टर्म मान लू, ये क्या है? मान लिया कि ये y है। log a क्या है? कांस्टेंट है, उसका लॉगरिथम भी एक कांस्टेंट होगा। मैं इसको c मान लेता हूं और यहां पे e बाई 2.303 r, e बाई 2.303 r, इसको अगर मैं मान लेता हूं m, कोई कांस्टेंट r भी कांस्टेंट, e उस लिक्विड के लिए कांस्टेंट,
2.0303 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये क्या हो गया, m एक कांस्टेंट, और 1/t जो है, t नीचे है मतलब 1/t है, अगर 1/t को मैं मान लेता हूं x, तो ये क्या आएगा, y इक्वल टू c प्लस एम एक्स। और ये किसकी इक्वेशन है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और स्ट्रेट लाइन के लिए जो स्लोप होगी वो क्या होगी, e बाई 2.303